इवन व्हेन दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस, जब उन पर बहुत सारी फोर्सेस लग भी रही हों लेकिन जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट में रहे, तो ऐसी जो स्टडी है उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक्स का मतलब ही क्या है? स्टेशनरी, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर स्टेशनरी। फिर बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, जिसमें मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मोशन का कॉज क्या है, मतलब मोशन का कारण क्या है, मैं वो नहीं जानना चाहता। बस मुझे ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशन में है। जब ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं तो ऐसी चीज़ को हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स। ठीक, इसी तरीके से जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स में ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में होते हैं, और मोशन में होने के साथ साथ हमें उसमें ये भी देखना होता है कि मोशन का रीज़न क्या है, मोशन का कॉज क्या है। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में करी थी। उसके बाद देखिएगा रेस्ट। रेस्ट की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जांपल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल। तो हम ये कहेंगे कि सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि एक कोई स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड है, हमने यहाँ पर लैंडमार्क के तौर पर मान लिया कि यहाँ पर एक ट्री है, ये ट्री है, और रोड के किनारे पर ट्री है, और फिर यहाँ पर हमने देखा कि इधर से एक बाइसिकल जा रही है, एक बाइसिकल यहाँ से जा रही है, एक पर्सन बैठा है उसके ऊपर, ठीक है, तो एक बाइसिकल जा रही है यहाँ से। लेकिन हमने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद ये जो बाइसिकल है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद में हमारी नज़र जो है वो सिर्फ उस ट्री पर है। तो ट्री हमारे लिए क्या हो गया? एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ट्री हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट है। हमने देखा कि 2, 4 या 5 सेकंड बाद में ये जो बाइसिकल है, ये बाइसिकल यहाँ पहुँच गई। ये यहाँ पहुँच गई बाइसिकल, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि दिस साइकिल हैज़ चेंज्ड इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्री। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग के किसी भी, कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, कोई भी 2 चीज़ें हो सकती हैं जो हम रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है तो हम ये कहते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है। और अगर वो पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम ये कहते हैं रेस्ट में है। मैंने अभी देखा एक साइकिल वाला यहीं खड़ा हुआ था पेड़ से थोड़ी देर पहले, 5 मिनट बाद देखता हूँ अब भी चुपचाप यहीं खड़ा है, हम कहेंगे भाई रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, ठीक। तो मोशन में वही है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जांपल, अ ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स। तो जो ट्रेन है, वो जो ट्रेन मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि भाई वो आगे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मोशन है। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि जो अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज ना करे, और जो अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन को चेंज करे वो कहलाती है बॉडी इन मोशन, और जो पोजीशन चेंज कर ना करे वो कहलाती है कि रेस्ट में, ठीक है। आगे देखेंगे, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। A passenger sitting in a moving train is at rest with respect to his fellow passengers, but he is in motion with respect to the objects outside the train. तो क्या है कि अगर मैं ट्रेन में बैठा हूँ, तो ट्रेन में हम सब बैठे हुए हैं, तो आप मेरे को मूव करते हुए थोड़ी नज़र आओगे, बैठे हुए नज़र आओगे। तो क्या है कि हम सभी ट्रेन का हिस्सा है, हम सब ट्रेन में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेन कितनी भी रफ्तार से चले, लेकिन हम आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में ही हैं, ठीक। क्योंकि मेरे रिस्पेक्ट में आप मुझे मूव करते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप शांति से बैठे हुए नज़र आ रहे हो, तो हम दोनों क्या हैं? हम दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन अगर हम कहें कि हम बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर और बाहर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, हम उनको देख रहे हैं, तो हमें वो ट्रीज़ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी वो ट्रीज़ तो दौड़ेंगे नहीं ना, वो ट्रेन चल रही है, तो इसका मतलब हमें लगता है कि वो ट्रीज़ पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो रेस्ट और मोशन ये रिलेटिव टर्म्स हैं। हम ये कहेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर मोशन में है या मूव कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो वो मोशन में है। अगर मैं आपके रिस्पेक्ट में तो दौड़ रहा हूँ तो मैं मोशन में हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ साथ एक बारिश हो रही है, एक अम्ब्रेला लेकर मैं दौड़ रहा हूँ, तो अम्ब्रेला के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं भी दौड़ रहा हूँ और अम्ब्रेला भी दौड़ रही है। तो हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे, समझ रहे हैं। ट्रेन में मैं भी सफ़र कर रहा हूँ, आप भी सफ़र कर रहे हैं, तो हम आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हो गए। लेकिन बाहर अगर कोई खड़ा हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में हम मोशन में। तो आप देखिए पेज नंबर 2 पर हूँ अब मैं।
पेज नंबर 2 पर बिल्कुल ऊपर 10 एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट एंड एट द सेम टाइम मे बी इन मोशन रिलेटिव टू अनदर ऑब्जेक्ट हैंस रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ठीक है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसी वजह से इसको मैं ओरली समझाता चल रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी लिखने वाली वहाँ मैं आपको भी बता दूंगा कि नोट कर लेना। ठीक है, और मोस्टली जो डेरिवेशंस वगैरह हैं वो भी सारी नोट्स में कर रखी हैं, तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर नोट आपको करवाऊँगा वो आपको नोट करनी है। ठीक, उसके अलावा जो है वो हेल्प करेगी आपको इस नोट्स को समझने में। ठीक है, बाकी आपके पास हर चैप्टर के पूरे कंपाइल्ड नोट्स होंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में आपको लर्न कहाँ से करना है, प्रिपेयर कहाँ से करना है, उसकी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे चलते हैं जी। पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हम ये जानते हैं कि हमने साइकिल देखा, मैं मोशन की बात कर रहा हूँ तो जनरली मैं साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, ट्रक, मैं इन्हीं की बात करूँगा। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या हो गया कि अगर हम यहाँ रूम में भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर रूम में भी बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स। तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं लगातार, कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कोई रैंडमली मोशन कर रहा है, मतलब मोशन में वो है। तो जब हम डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं या किसी बिल्कुल पॉइंट बराबर पार्टिकल की बात करते हैं, पॉइंट का मतलब क्या होता है समझ जाइएगा, स्फीयर विद जीरो रेडियस। हम फिजिक्स के टर्म्स में पॉइंट को क्या कहेंगे कि पॉइंट भी एक स्फीयर है लेकिन उसका रेडियस जीरो है, वो इतना छोटा है कि उसका रेडियस जीरो है। तो इफ़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाई डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, then the object may be regarded as a point object. ठीक है, a train under a journey of several hundred kilometers can be regarded as a point object. ठीक, कोई मान लो ट्रेन जो है वो खुद ही 500 मीटर की है। 500 मीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ट्रेन के लिए, बहुत बहुत लंबी ट्रेन होती है। अगर मान लो कोई ट्रेन खुद ही 500 मीटर की है और मैं कहूँ कि ये ट्रेन जो ये 5 मीटर चली है, जरा सा खिसक गई आ गई, 5 मीटर चली है, तो 5 मीटर कोई डिस्टेंस है क्या उसके लिए? कुछ भी नहीं है। अब मैं उसी ट्रेन के बारे में बोलूँ कि 500 मीटर की ट्रेन है और वो 500 किलोमीटर चली है, तो 500 किलोमीटर के लिए अगर आपसे कोई कहे कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा, तो हम ये कहेंगे कि भाई ट्रेन जो है ना, ट्रेन ऐसे थी, ये मान लिया कि एक प्लेटफॉर्म है और ये रेल्स है जिसके ऊपर ट्रेन चलती है। तो मैंने माना ये ट्रेन ऐसे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, हमने मान लिया कि ये ट्रेन है और अब हम ये कहते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, स्टार्ट और एंड। तो बचपन में जो क्वेश्चंस करे थे उसमें ये कहा जाता था कि एक ट्रेन है वो ना 1 किलोमीटर चली, ठीक, 500 मीटर की ट्रेन खुद है। तो ये कहा जाता था कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल जब हम निकालते थे तो हम ये कहेंगे कि अरे भाई यहाँ से स्टार्ट हुई है तो ये खुद भी तो अपना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब वो इस पॉइंट से गुजरी ट्रेन। तो वो कब माना जाएगा कि वो इस पॉइंट से गुजरी? जब पूरी की पूरी ट्रेन गुजर जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को कवर करने में भी ट्रेन को 500 मीटर चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की खुद की लेंथ 500 मीटर है। और एंड पॉइंट में हम ये बोलेंगे कि वो एंड पॉइंट पर कब पहुँची, मतलब उसने ये डिस्टेंस कवर कब करा, जब ये पूरा का पूरा ये एंड पॉइंट कवर कर जाएगी, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी हमसे। मेरी बात समझ में आ गई? जब ये पूरी की पूरी ट्रेन आगे निकल जाएगी तो वो जो छोटे क्वेश्चंस होते थे जिसमें डिस्टेंस बहुत कम होता था, फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर, तो हम ये कहते थे 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर, ठीक है। और 500 मीटर की ट्रेन खुद है तो 1000 मीटर प्लस 500 मीटर टोटल कितना हो गया, 1500 मीटर। तो मैं बोलता था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1500 मीटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि भाई 500 मीटर की ट्रेन है, वो 500 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, 500 किलोमीटर जब वो ट्रैवल कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो 5 लाख मीटर ट्रैवल कर रही है। अब जब वो 5 लाख मीटर ट्रैवल कर रही है तो 5 लाख के सामने 500 क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप में कितना भी बड़ा होता हो उसको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, ठीक। आप एक 6 फुट के आदमी हो लेकिन अगर आपको कोई चांद से देखेगा तो आप इतने से नजर आओगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप चांद पर खड़े हुए आदमी के लिए यू आर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो वो वही चीज़ है। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ये दिया है, अ ट्रेन अंडर अ जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स कैन बी रिगार्डेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। वैसे तो माना कि ट्रेन बहुत लंबी होती है, ठीक।
तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि रेस्ट, मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये सारे टर्म्स हम आगे न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो हमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा वन डायमेंशनल मोशन की। वन डायमेंशनल मोशन देखिए, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशनल इफ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन जो है वो ग्राउंड पर यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बस इतना, ठीक है। और जब हम ट्रेन की जो लंबी लंबी जो रेलवे लाइंस होते हैं, तो रेलवे लाइंस की भी जब हम बात करेंगे तो रेलवे लाइंस एक्सट्रीमली कर्व्ड नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपने काफ़ी सारी रोड देखी होगी, काफ़ी सारी रोड में ऐसा होता है कि भाई आपका ना लिखा हुआ आ जाता है बीच में, कॉशन लिखा हुआ आता है रास्ते में कि शार्प टर्न अहेड, प्लीज़ स्लो डाउन योर व्हीकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉशन लिखा हुआ आता है, ऐसे ट्रेन में नहीं आता लिखा, क्योंकि ट्रेन क्या है कि ट्रेन बहुत लंबी ट्रेन है और बहुत हैवी होती है, तो उसको टर्न करने में उतना ही मेहनत करनी पड़ती है ड्राइवर को। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या रहता है कि वहाँ पर जो रेल्स हैं वो रेल्स बहुत स्लाइड सा, मतलब उनमें बहुत मामूली सा कर्व होता है, बहुत मामूली सा टर्न आता है, जब कभी मुड़ना भी होता है। तो मोस्टली जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होती है। तो हम ट्रेन का एग्जांपल ले सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, कि ट्रेन सिर्फ और सिर्फ रेल पर चलती है, सीधी लाइन में चलती है। सीधी लाइन में चलने वाली जो चीज़ है उसको मैं बोलूँगा रेक्टिलिनियर मोशन। मैं साइकिल चला रहा हूँ, सीधी लाइन में चला रहा हूँ, तो मैं कहूँगा रेक्टिलिनियर मोशन। मेरी साइकिल उड़ तो नहीं रही है ना, ज़मीन पर ही चल रहे हैं हम। तो ज़मीन पर चलना यानी कि ग्राउंड पर ट्रैवल करना इज़ कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, एक ही डायमेंशन फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मान लीजिए हम चलने के साथ साथ हम थोड़ा सा उड़ने भी लगे, थोड़ा सा हवा में भी जाने लगे, तो भाई वो टू डायमेंशन हो गया। इसका मतलब क्या है कि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी उठ रहे हैं, यानी कि हम वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहे हैं। थ्री डायमेंशन पर आऊँगा आगे, तो देखिएगा यहाँ पर इन्होंने बोला कि इफ़ ओनली वन ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम, दिस मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें जो डायग्राम बनाकर दिखाया है अच्छा, अभी ऑनलाइन आप न्यासा और शुभ, आप दोनों के पास अभी नोट्स लेकर बैठे हैं ना? मैंने आज भेज दी थी कुछ फोटोज नोट्स की, ठीक है। अच्छा, इसमें देख लो कि मैं पेज नंबर 2 पर हूँ और पेज नंबर 2 पर करा रहा हूँ वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि इसको जैसे हम मैथ्स में नॉर्मली नंबर लाइन बनाते थे, तो वैसे ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस को समझने के लिए हम रोड बनाते हैं। रोड मतलब सीधी सड़क बनाते हैं, ठीक है। तो हमने एक सड़क बनाई और इस पॉइंट को मैंने ले लिया बेटा O, और ऐसे हम आगे चले, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सेस बोलते हैं, तो इसीलिए इसको H बोल दिया हमने, ठीक है। फिर मैंने बोला कि थोड़ी देर पहले एक बॉडी थी वो पॉइंट P1 पर थी, थोड़ी देर बाद वो बॉडी पॉइंट P2 पर पहुंच गई। तो हमने ये बोला कि ये जो O है, O का मतलब क्या है कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। फॉर एग्जांपल हम अपनी सोसाइटी के गेट से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा सोसाइटी का गेट कैन बी ट्रीटेड एज ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन हो गया, वो O हो गया, ठीक। अब हमने कहा कि O से लेकर P1 तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज x1, एंड सिमिलरली O से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज x2। ये वाला जो डिस्टेंस है ये x2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, वर्टिकली कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो हियर ओनली x कोऑर्डिनेट चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2। एग्जांपल, मोशन ऑफ अ ट्रेन अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक, स्ट्रेट ट्रैक में ट्रेन का मोशन, तो वो वन डायमेंशनल मोशन हो गया। अभी आ जाइए टू डायमेंशनल मोशन पर। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल if only two of the three coordinates specifying its position changes with time. Example देखिए, a car moving on a zigzag path on a level road. zigzag path क्या है कि गड्ढे हैं, रोड में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, या फिर जगह जगह स्पीड ब्रेकर बना रखे हैं। अभी कोई अंधाधुंध चलाता है, उसको स्पीड पे कोई कंट्रोल नहीं है, तो बीच बीच में क्या है वो, मतलब वन डायमेंशनल मोशन तो होगा ही उसका, उसकी डायमेंशन टू डायमेंशन भी हो जाएगी। कैसे, स्पीड ब्रेकर पर उछलेगी ना गाड़ी तो थोड़ा सा हवा में आएगी ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो वर्टिकल पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है। बहुत ज़्यादा देर वो ज़मीन पर नहीं रह रहा है। ये ट्रेन कभी कूदती हुई चलती है क्या? ट्रेन तो सीधा चलती है ना, सिर्फ मतलब सिर्फ रेलवे पर ही चलती है।
लेकिन जब हम रोड की बात करते हैं तो जिगजैग पाथ यहाँ पर मेंशन करा हुआ है। जिगजैग पाथ ऐसा हो गया कि अभी तो स्ट्रेट था, अचानक से ये स्पीड ब्रेकर आ गया, फिर स्ट्रेट हुआ, आदमी संभला, फिर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, ठीक है, यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर कूद जाएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि यहाँ पर आके भी उसकी जो बॉडी है या बाइक है या स्कूटर है जो भी है, तो थोड़ी देर के लिए हवा में लटक गया, ठीक है, फिर वापस आकर गिरा। तो हवा में जाना, हवा में जाने का मतलब क्या है, ये पहले ग्राउंड पर था, अभी थोड़ा सा वर्टिकली वो ऊपर हुआ, तो कितना हो सकता है, शायद 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर ऊपर उछला, फिर उतना ही नीचे आ गया, ठीक है। तो जब ऊपर उछला तब भी उसकी पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, नीचे से ऊपर गया, अभी ऊपर था, ऊपर से फिर नीचे आया, तो फिर पोजीशन चेंज हो रही है। तो अगर पोजीशन इस तरीके से चेंज होती हुई चल रही है, कोई ऐसा कूदता हुआ चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारा 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, समझ गए, ठीक। चुपचाप चलेंगे, शांति से चलेंगे, तो क्या है, वो हमारा 1 डायमेंशनल मोशन। दौड़ेंगे अगर बड़ी तेज़ी से, तो दौड़ना भी 2 डायमेंशनल मोशन है। क्यों? क्योंकि हर अपने, जब हम जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, तो हर कदम के साथ हम थोड़ा 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 ऊपर उछल रहे हैं, तो कंटिन्यूसली हमारी पोजीशन जो है वो वर्टिकल पोजीशन भी चेंज हो रही है, तो दैट इज ऑल्सो 2 डायमेंशनल मोशन, समझ गए, ठीक। उसके बाद पेज नंबर 3 पर आ जाइए। 2 डायमेंशनल मोशन यहाँ पर समझा रखा है ग्राफिकली। ग्राफिकली समझाना किस तरीके से है वो देखिएगा। मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। ये जो वर्टिकल एक्सेस होती है इसको हम वाई एक्सेस बोल देते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसको हम एक्स एक्सेस बोल देते हैं। वर्टिकल एक्सेस इज वाई एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सेस इज एक्स एक्सेस। अब मैंने बोला कि शुरुआत में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला गया। मेरा ऐसा तो कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या चीज़ है। सोचो कि खड़े में, छत पर खड़े में पतंग उड़ा रहे, ठीक है, पतंग उड़ा रहे, तो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, पतंग भी, पतंग की डोरी भी, दोनों चीज़ें मेरे हाथ में थी। अभी मैंने धीरे धीरे उसको ढील देना शुरू करा, उड़ाना शुरू करा, उड़ाया, पतंग यहाँ पहुँच गई P1 पर। इसका मतलब क्या है कि पतंग ने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली वो मुझसे आगे गई। अगर मैं पतंग उड़ा रहा हूँ और पतंग वहाँ पर उड़ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कुछ ट्रैवल करा, और ज़मीन पर तो नहीं पड़ी ना, थोड़े ऊपर है, आसमान में उड़ रही है, तो इसका मतलब वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करा है दैट इज x1, और यहाँ से ग्राउंड पर जब मेरे हाथ में थी तो यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गई, पतंग इतनी ऊंचाई पर पहुँची, तो इसका मतलब उसने वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करा y1। तो ये जो पॉइंट P1 है इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं बोल दूँगा x1 और y1। फिर वो हवा टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी आई, वो चलती हुई थोड़ा नीचे को आई, फिर थोड़ा ऊपर को गई। फिर मैंने सोचा कि चलिए इसकी एक और पोजीशन को मैं स्टडी करता हूँ। मैंने देखा कि अब इस वाली पोजीशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जब वो पतंग उड़ते हुए यहाँ पहुँच गई, तो ये जो पॉइंट है ओरिजिन, ओरिजिन नाम की कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। जहाँ पर आपने खड़े होकर ऑब्जर्वेशन चालू कर दिया वही ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन चालू किया। तो अब यहाँ से लेकर और ये पॉइंट P2 तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज x2, और ओरिजिन से मतलब ओरिजिनली जहाँ पर वो थी पतंग वहाँ से और इस पॉइंट तक जो इसका फाइनल हाइट है दैट इज y2। तो इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए x2, y2। P1 के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, P2 के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, और वही चीज़ यहाँ पर ग्राफ में भी दिखा रखी है, ठीक है। तो एक एक नंबर के, क्योंकि शुरुआत जब आपकी होगी ना, जब टेस्ट हो आपका शुरुआत में लेंगे, तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नोट्स में जितना भी मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको कुछ को भी छोड़ना मत, उसको पूरे को लर्न कर देना ढंग से, ठीक है। अच्छा आगे चलिए आप 3 डायमेंशनल मोशन। जब हम 3 डायमेंशनल मोशन की बात करेंगे तो भाई 3 डायमेंशनल मोशन कौन सा होता है? 3 डायमेंशनल मोशन में ये होता है कि जहाँ पर x एक्सिस भी हो, y एक्सिस भी हो और z एक्सिस भी हो, ठीक है। एक एरोप्लेन रनवे पर चुपचाप खड़ा हुआ था, अभी चला नहीं है, चुपचाप खड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ, इंजन स्टार्ट हुआ, चलना शुरू हुआ, तो धीरे 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 चल रहा है। तो चल रहा है तो धीरे धीरे ऐसे जा रहा है। फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे उसने ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करा, तो ऊपर उठना शुरू हो गया। अब वो ऊपर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ यहाँ से यहाँ पर बस ऐसे उड़ना शुरू कर दिया, वो आगे भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
तो आगे तो बढ़ता जा ही रहा है। अब धीरे धीरे पहले तो सीधा जा रहा था, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा टिल्ट हो गया ऊपर की तरफ, फिर ऊपर भी उड़ना शुरू हुआ। ठीक, तो क्या हुआ, पहले वन डायमेंशन फॉलो कर रहा था, फिर थोड़ा सा उठा तो ऊपर भी उड़ना शुरू हुआ, तो हाइट भी लेनी शुरू करी है उसने और आगे भी चलना शुरू करा है। थोड़ी देर बाद जाकर ऐसे घूम भी गया। ठीक है, मतलब आगे की तरफ भी आ गया। तो ऐसे भी जा रहा है, ऊपर भी उठ रहा है और आगे की तरफ भी आ रहा है, ऐसे टर्न भी कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा का पूरा स्पेस खुला हुआ है। वो ऊपर भी हाइट भी लेगा, वो आगे की तरफ भी चलेगा, स्पीड भी बढ़ाएगा और वो इस तरफ भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो स्पेस में 3 डायमेंशन अवेलेबल हैं, एक एरोप्लेन उन 3 डायमेंशन को पूरे अच्छे तरीके से अवेल करता है। ठीक है, चलिए जी। तो 3 डायमेंशनल मोशन जो है, 3 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसका मैं ग्राफ बनाता हूँ अभी, और ये आप सीख लेना। ये तो आपको समझ में आ जाएगा, इसको तो चाहे नोट मत करो, लेकिन अब जो बना रहा हूँ उस ग्राफ को नोट कर लेना कि 3 डायमेंशनल मोशन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। क्योंकि ये देखने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि इसको मैं किस तरीके से प्लॉट करूँ। तो देखो, आप पहले देख लो, उसके बाद अपने हिसाब से बना लेना इसको। हम जनरली जब भी 3 डायमेंशनल मोशन लेते हैं, अब जब 2D की बात करते हैं, 2 डायमेंशंस की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पर दिखाएंगे x और वर्टिकल पर दिखाएंगे y। अच्छा, जब हम 3 की बात करेंगे, 3 डायमेंशन की बात करेंगे, तो मैं हॉरिजॉन्टल पर y दिखाता हूँ, वर्टिकल पर z दिखाता हूँ और आगे की तरफ मैं x लेता हूँ। तो वो आगे की तरफ वाला मैं पेपर से बाहर तो लाइन निकाल नहीं सकता, तो मैं उसको थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना लेता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे। जब मैं 3 डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब 3D की बात कर रहे हैं, ये y वर्टिकल एक्सिस को z मान लेते हैं और फ्रंट एक्सिस को x मान लेते हैं। तो फ्रंट एक्सिस ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी लाइन बना लेते हैं। इसको छोटा क्यों बनाया है? क्योंकि ये आगे की तरफ आ रही है, तो उसको उतना लंबा नहीं बना सकते, इसको छोटा बना। अब उसके बाद हमने ये कहा कि स्पेस में कहीं पर एक पॉइंट था P1 और कहीं पर एक पॉइंट था P2। तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया कि पॉइंट P1 है, पॉइंट P1 है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। x1, y1, z1। अब ये x1 कहाँ पर है और ये y1 कहाँ पर है और z1 कहाँ पर है, मुझे ये देखना होगा। x1 किधर है, y1 किधर है और z1 किधर है, ये देखना होगा। तो ये देखिएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉप करिए y पर। ठीक है, जो भी पॉइंट P1 है वहाँ से मैंने y पर लाइन ड्रॉप कर दी। तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल पर y ले रहा हूँ, इसको मार्क कर दीजिएगा y पर। ठीक है, इसको मार्क कर दीजिएगा z1। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे ले चलो, और जैसे हम y1 चले हैं तो किसके पैरेलल चले हैं, y के पैरेलल। जैसे हमने z1 देखा तो हम किसके पैरेलल चले, z के पैरेलल चले। अब मुझे x1 देखना है तो मुझे इस x के पैरेलल चलना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐसे थोड़ी सी ना टिल्टेड लाइन खींच लेना जो कि x के पैरेलल हो। ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज योर x1। ठीक है, x1 को कैसे दिखाएंगे, ऐसे टेढ़ी लाइन करके और यहाँ पर दिखा दीजिएगा x1। ठीक, चलिए जी, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये z1 हो गया। x1 y1 z1 हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से आपको दिखाना है यहाँ पर P2। P2 के कोऑर्डिनेट क्या है, x2
y2 और z2, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता हुआ कोई भी प्लेन जो है वो इस तरीके का पाथ फॉलो करता हुआ वो यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पर x2 पहले y2 दिखा दो, ये x2 y, पहले y2 बनाइए। तो y2 कैसे होगा, यहाँ से आपने एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज y2। फिर ओरिजिन से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको यहीं पर शो कर दीजिए, इधर काफ़ी हौच पौच हो जाएगा। तो ये हो गया z2। और फिर क्या करेंगे, x2 दिखाने के लिए, x2 दिखाने के लिए अब पैरेलल लाइन थोड़ी आगे तक खींच लीजिए ऐसे, इस तरह से। और ये वाला पॉइंट हमारा x2 हो गया। तो इसको यहाँ दिखा, चाहे तो यहाँ दिखा दो और चाहे यहाँ पर आप ऐसे टेढ़ी लाइन। तो इस तरीके से हमारा x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, बस ये है कि भाई एक नंबर में या 2 नंबर में ये चीज़ पूछी जाती है कि 2 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्रेस करिए, एक्सप्लेन करिए, 3 डायमेंशनल मोशन को एक्सप्लेन करिए। तो ये ग्राफ कुछ भी उल्टा सीधा मत बना देना, मतलब थोड़ा देखने में समझ में आए टीचर। ठीक, तो एग्जाम्पल इसका है, देखिएगा पेज नंबर 3 पर ही नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल है मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई, शुभ और न्यासा क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल 9th क्लास की याद दिला देंगे। ठीक, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे भी। डिस्टेंस में क्या, इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड। अच्छा, जो ट्रैवलिंग होती है या ट्रैवर्सिंग होती है एक ही बात है। ठीक, ये सिनोनिम यूज़ करा जाता है 11th क्लास में, पता नहीं क्यों। हम ट्रैवल भी बोल सकते हैं, ट्रैवल्ड भी बोल सकते हैं, या फिर ट्रैवर्स्ड बोल सकते हैं। तो वो ट्रैवर्स्ड अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो वो पता नहीं क्यों 11th में पूरी NCERT में असल में सब जगह ट्रैवल्ड की जगह ट्रैवर्स्ड ही लिखा हुआ है, एक ही बात है। तो इट इज़ द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाई अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। सपोज अ बॉडी मूव्स फ्रॉम पोजीशन A to B to C, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू AC प्लस CB। ठीक है, और यहीं से जो है इस चीज़ का भी, यहीं से इस चीज़ की भी शुरुआत हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमने ये कहा कि एक पॉइंट, जैसा कि यहाँ पेज नंबर 3 पर आप देखिएगा, बिल्कुल नीचे जो डायग्राम दे रखा है, ट्रायंगल बनाया हुआ है यहाँ पर, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट C है और एक पॉइंट B है। तो A से C तक गए हम और फिर C से B तक गए। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC का पूरा लेंथ मेजर करेंगे और CB का पूरा लेंथ मेजर करेंगे, तो AC प्लस CB इज योर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आप जानते ही हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर ऊपर ही मेंशन करा हुआ है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज मीटर। हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, जर्नी स्टार्ट कहाँ से करी थी, A से, फाइनल पहुँचे कहाँ पर, B पर। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। सपोज मैं अपने घर से निकला, मुझे स्कूल जाना है। अब स्कूल जाने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं, हम क्या करेंगे, एक सीधा लाइन पकड़ेंगे, फिर पता चले आगे से एक लेफ्ट टर्न है, लेफ्ट टर्न लेंगे, फिर आगे से एक राइट टर्न है, राइट टर्न लेंगे, फिर आगे से कर्व्ड पाथ है, वहाँ से निकलकर टेढ़ा मेढ़ा होकर जाएंगे। अगर कोई बोले कि डिस्टेंस कितना है, तो आप अपना स्कूटर या अपनी गाड़ी में आप देखेंगे कि भाई इसमें तो 3 किलोमीटर 3000 मीटर आ रहा है, 3 किलोमीटर मेरा स्कूल है। और अगर कोई पूछे कि भाई इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बताइए, तो आप अपने घर के बाहर खड़े होंगे, वहाँ पर आप एक हाथ में ड्रोन लेंगे, वो ड्रोन बिल्कुल टॉप पर जाएगा और आप उस ड्रोन को पहुँचा देंगे सीधा अपने स्कूल पर। तो वो क्या करेगा, वो रास्ते में टर्न नहीं लेगा कि मैं रास्ते में सड़क पर से होके जाऊँगा इधर से मुड़ता मुड़ता, और उसके लिए सड़क नहीं चाहिए उसको, क्योंकि उसको तो पूरा जो एयर है, पूरा स्पेस उसको मिल रहा है। तो वो तो सीधा घर की छत से और सीधा कॉलेज की छत पर पहुँचेगा। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगा। तो वो क्या फॉलो करेगा, वो डिस्प्लेसमेंट फॉलो करेगा। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम आपको अपने सी के ऊपर से नहीं गुजरने देंगे, कुछ कंट्रीज़ की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक,
अगर वो रेस्ट्रिक्शंस ना हो तो इंडिया से अमेरिका भी बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है, इंडिया से यूएई भी बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। तो कुछ कंट्रीज़ की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऐसे ही हमारा कंट्री भी है, वो भी रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप इंडियन ओशन के ऊपर से नहीं गुजरेंगे, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। अब वो रेस्ट्रिक्शन यही है कि आप गुजरेंगे तो रडार वो आइडेंटिफाई कर लेगा, उड़ा देगा सीधा, ठीक है। तो अब ये चीज़ें होती हैं कि भाई अगर वैसे देखा जाए, अगर हम डोमेस्टिक फ़्लाइट्स की बात करें तो इंडिया तो अपना खुद का ही कंट्री है, तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में कभी भी ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक फ़्लाइट में कभी भी ऐसा नहीं होता। डोमेस्टिक फ़्लाइट में तो सीधा ये है कि यहाँ से दिल्ली से चले सीधा जयपुर उतरना है तो सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो वो जो स्ट्रेट लाइन पाथ होता है दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पर डायरेक्शन होगी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको रिप्रेजेंट कैसे करा जाता है, जैसे डिस्टेंस तो ये हो गया और जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा ए बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दीजिए, ए बी वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट इन टाइम t1 to t2 इट्स डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। हाँ जी, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है कि अगर मेरा इनिशियल पॉइंट है जब मोशन स्टडी करेंगे तो जहाँ से हम चलना शुरू करेंगे हम उसको ओरिजिन बोल देंगे अपना। फॉर एग्जांपल, हम अपनी सोसाइटी में नीचे खड़े हुए हैं और हमारी सोसाइटी में 3 बिल्डिंग हैं। बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सी ब्लॉक। मैं बी ब्लॉक में रहता हूँ। मैं बी ब्लॉक से नीचे उतर के आया, ठीक है, और मैंने कहा मुझे सी की तरफ जाना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, हम अपना मोशन स्टडी करने के लिए एक स्ट्रेट रोड बना लेंगे। इट इज जस्ट लाइक अ नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर मैं बी ब्लॉक से बाहर निकल कर आया तो ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से मैंने चलना चालू करा। अब मैं बी से सी ब्लॉक में गया, अपने दोस्त से मिलकर आया, यहाँ पर खड़ा हो गया, अभी क्या हाल चाल है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन स्कूल वालों ने परेशान कर रखा है, ठीक है, पढ़ाई हो नहीं रही है, खेलने का बहुत मन करता है, खेलने का टाइम नहीं मिल रहा। बातचीत हो गई, बातचीत होने के बाद में काफ़ी डिप्रेस हो गया, और डिप्रेस होने के बाद तो मैंने कहा कि सी ब्लॉक वाला ना बेकार है दोस्त, ठीक है, ए वाले के पास चलता हूँ, मस्त बनता हूँ, उसके पास चलता हूँ। तो हमने क्या करा, हम यहाँ सी ब्लॉक पे पहुँचे थे, तो हमने इस पॉइंट को बी बोल दिया। तो हमने क्या करा, हम यहाँ से यहाँ तक मूव करके गए हैं, तो ये जो डिस्टेंस मैंने ट्रैवल करा ये x1 हो गया। उसके बाद मैंने करा कि नहीं मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आ गया। तो अब आप ये देखिएगा कि जब मैं यहाँ से यहाँ गया तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं ओरिजिन से एक डायरेक्शन में मैंने चलना शुरू करा तो वो मेरे लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन यहाँ से मैं नेगेटिव एनर्जी लेकर आ रहा हूँ, परेशान हो गया, मैं वापस आ गया। तो वापस आया तो जब मैं वापस जाऊँगा ए ब्लॉक, तो ए ब्लॉक तक वापस जाने का और कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा। तो भाई जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था मैं घूम फिर कर वहीं आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और वापस उसी पॉइंट पर आ जाएं दैट इज कॉल्ड जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब मूड खराब हो रहा था, मैंने कहा मूड ठीक करना है, ये ब्लॉक मुझे बंदा रहता है बड़ा मस्त है, वो हर टाइम हंसी मजाक करता है, तो अगर मैं परेशान हूँ तो वो मेरा मूड ठीक कर देगा, ठीक है। तो मैं इसके पास पहुँच गया, यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ पर बातें करें। इसने कहा भाई परेशान मत हो, परेशान मत हो, एक शेड्यूल बना और थोड़ा 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 रोज पढ़ता रहे, मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ और तू भी ऐसे ही पढ़, ठीक है। रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, करने से होगा। तो इसने सिखा दिया कि हाँ भाई ठीक है, तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी एनर्जी पॉजिटिव मिली। लेकिन करा क्या, हमने यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, वापस ओरिजिनल पॉइंट पर आ गए तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अब मैं पीछे की डायरेक्शन में गया, मैं इधर गया, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि किसके लिए क्या पॉजिटिव है, किसके लिए क्या नेगेटिव है। मान लीजिए मैं अपनी जर्नी की स्टार्ट ही इस चीज़ से करता कि मैं बी ब्लॉक से निकल के ए ब्लॉक पे अगर जा रहा हूँ तो फिर मेरे लिए वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि मैंने जर्नी वहाँ पर जाने के लिए स्टार्ट करी है, ठीक है। तो वो मेरे लिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अगर मैं उस डायरेक्शन को छोड़कर अगर मैं पिछली डायरेक्शन में चलने लगूँ तो
मेरा जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था मैं वापस घूम फिर कर ओरिजिनल पॉइंट पर ही आ जाऊँ तो मैं कहूँगा मेरा डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, मैं अगर एक सर्कुलर फील्ड है उस सर्कुलर फील्ड में चक्कर पर चक्कर काटे जा रहा हूँ और मैं घूम फिर कर वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट पर आ गया, मैंने 10 चक्कर काट लिए। वो 10 चक्कर कैसे पता चला कि जिस पॉइंट से हमने दौड़ना शुरू करा हम घूम फिर कर 10 राउंड लगाने के बाद वहीं आ गए। तो हमारा डिस्प्ले जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तो हो सकता है कि अगर एक राउंड जो है वो 100 मीटर का है तो हमने 1 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है, तो जब भी कभी हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब देखिएगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, तो यही चीज़ यहाँ पर समझा रखी है। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ये है कि हम O से A पर गए फिर A से B पर गए, तो दिस इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। हम O से A पर गए और फिर A से वापस B पर आए तो ये वापस आना है, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वही चीज़ है जो यहाँ पर बताई गई है। तो इसको आप अपनी भाषा में कैसे भी समझा सकते हो, आप ये एग्जाम्पल लेकर बता सकते हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो, मतलब ये जनरल क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाएगा, वैसे पूछा नहीं जाता, पूछा भी जाएगा तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, when an object remains stationary or it moves first towards right and then an equal distance towards left, its displacement is 0। अगर कोई बॉडी पहले राइट में चलती है और जितना राइट में चली उतना ही वापस लेफ्ट में चल गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट खत्म, 0। तो पेज नंबर 5 पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट का, 0 डिस्प्लेसमेंट का ये छोटा सा ग्राफ बना रखा है। 1 डायमेंशनल ग्राफ है, तो ग्राफ ही बोलेंगे इसको, ये जो स्ट्रेट लाइन है 1 डायमेंशनल ग्राफ है तो उसको भी ग्राफ ही बोलेंगे। अच्छा, फिर बात करते हैं जी स्पीड की, तो फटाफट लेकर चल रहा हूँ उसको भी मैं। स्पीड में क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स स्पीड। रेट का मतलब क्या होता है याद रखिएगा, जब कभी हम कमर्शियल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो हम किसी दुकान पर जाते हैं, हम कहते हैं भैया रेट तो बताओ इसका, मेरे को 50 नोटबुक चाहिए, रेट तो बताओ। तो वो रेट का मतलब क्या है कि पर नोटबुक की कॉस्ट बताओ। तो क्या होता है कि आपको उसने ये बोल दिया 50 नोटबुक हैं, ये 50 नोटबुक 500 रुपये की है। ठीक है, तो आप कहोगे भैया किस हिसाब से, रेट तो बताओ। तो वो कहेगा कि इतने की एक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ नोटबुक से डिवाइड कर देंगे, आपके पास रेट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट से जब डिवाइड करा जाता है तो कमर्शियल एस्पेक्ट्स में रेट आ जाता है। फिजिक्स के एस्पेक्ट में जहाँ भी रेट की बात करी जाएगी टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, फिजिक्स में जो वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए हमने बात करी कि भाई हमें ये देखना था, क्या मैं बात कर रहा था कि हमें मान लीजिए रेट की जब बात करनी है तो रेट में अगर मान लीजिए हमको ये देखना है कि कोई भी बॉडी कितनी देर में कहाँ तक पहुँची, तो हम हमेशा उसको टाइम से ही तो डिवाइड करेंगे। तो आप ये देखिए जो हमने डिफरेंशिएशन में भी करा है वहाँ पर भी वेरिएबल हमने एक्स लिया था समझने के लिए, लेकिन जब क्वेश्चंस करेंगे तो वेरिएबल हमेशा टाइम रहने वाला है फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो रेट का मतलब डिवाइड में टाइम आ गया, डिनोमिनेटर में टाइम आ गया। It is a scalar quantity, its SI unit is meter per second, it can be either positive or zero but can never be negative। मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ तो मेरी स्पीड 0, अगर मैं चढ़ रहा हूँ तो मैं अपना जितना मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करा, जितने टाइम में करा, डिवाइड करके मैं अपनी स्पीड निकाल सकता हूँ। बट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वो पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, क्लियर है ना। स्पीड वही है जो हम जनरली लाइफ में देखते हैं कि हम थोड़ा तेज चल रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले, भाई जाना है एक जगह पहुँचना, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ले, सुना होगा ना, कह देते हैं आप इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि आप थोड़ा सा तेज चलो। ठीक, कोई कहता है थोड़ी स्पीड कम कर लो, तो स्पीड कम हो गई 0। अभी कोई ये थोड़ी कहेगा स्पीड को नेगेटिव कर लो, स्पीड नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। ये मतलब अपनी स्पीड इतनी कर लो कि 0 से भी कम, तो 0 से कम स्पीड भी पॉसिबल नहीं होती प्रैक्टिकली। तो ये हो गई आपकी एक स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, तो उसके बाद ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड है। उसके बाद देखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स मे बी। तो इसका वही बचपन में जो ग्राफ करा था वही दोबारा बता रहा हूँ। ये यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि इधर मैं लूँगा टाइम और इधर मैं लूँगा स्पीड, सॉरी डिस्टेंस। यूनिफॉर्म स्पीड जो है, यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेकंड पर था तो 2 मीटर चला, डिस्टेंस इन मीटर, टाइम इन सेकंड,
2 सेकंड टाइम में हमने चेक करा तो हम चल गए थे 4 मीटर, 3 सेकंड पर हमने चेक करा तो हम चले गए थे 6 मीटर। तो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहे हैं। 1 सेकंड तो 2, अगला 1 सेकंड तो अगेन 2 + 2 4, अगला 1 सेकंड तो अगेन 4 + 2 6। तो 2-2 मीटर का हम 2-2 मीटर चलते जा रहे हैं हर 1 सेकंड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि व्हेन वी ट्रैवल अनइक्वल इंटरवल्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम के इंटरवल्स इक्वली होते हैं, टाइम के इंटरवल्स अनइक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि टाइम एक ही स्पीड से चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कभी तो घड़ी तेज चलने लगी और कभी स्लो, ऐसा नहीं होता। इसलिए डेफिनेशन में हमेशा ये आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में, व्हेनेवर अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज सेड टू बी हैविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड। और जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात आएगी, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो टाइम के इंटरवल्स इक्वली होंगे, ठीक है। तो उसका क्या होगा? उसका ग्राफ आप अपनी मर्जी से बना देंगे। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, उसका ग्राफ आप अपनी मर्जी से कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं। कभी तो इतने से टाइम में बस इतना ही चला, कभी इतने टाइम में इतना ज़्यादा चल गया, है ना। तो उसका कुछ भी बना देना, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का होगा। जैसी कि सड़कों पर देखने के लिए मिलती है कि कभी ट्रैफिक में रेड लाइट है तो आप रुक गए, कभी कोई गड्ढा आ गया या कोई स्पीड ब्रेकर आ गया तो आप रुक गए, कभी आपको खुली सड़क मिली तो आप तेज चलने लगे, ठीक है। चलिए जी, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलो या वेरिएबल स्पीड बोलो। अगला डेफिनेशन है वेरिएबल स्पीड। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड फिर वही चीज़ है। एवरेज स्पीड जो है उसमें याद रखना कि एवरेज स्पीड जनरली बच्चे क्या कर देते हैं कि अगर दो बताया है कि कोई बॉडी जो है वो 30 मिनट में इतना ट्रैवल करती है और 40 मिनट में इतना ट्रैवल करती है, तो वो क्या करते हैं कि भाई दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं कि एवरेज निकालना है ना दोनों का। अगर मान लीजिए हम किसी भी 2 चीज़ों का एवरेज निकालें तो डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, किसी भी 3 चीज़ों का एवरेज निकालें तो डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। लेकिन एवरेज स्पीड का अलग होता है फंडा। आपको क्या करना होता है इसमें? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये एवरेज स्पीड वाला होता है। आपको कोई भी चीज़ ऐसी तो नहीं लग रही कि जिसमें और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत हो और मैं स्पीड से जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आप कर चुके हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ इसको। इसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप नॉर्मली पढ़ते भी जाओगे ना तो आपको याद आता जाएगा। ये आपने 9th में, आई थिंक 7th में भी 2-4 चीज़ें तो पढ़ी होगी, 7th में 8th में। तो इसमें अभी तक कुछ नया नहीं है। अभी तक बस हमने जो नया देखा था वो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट, रेस्ट की डेफिनेशन, मोशन की डेफिनेशन और 3 डायमेंशन, बस ये नया देखा था। बाकी ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इसमें कुछ नया नहीं है। एवरेज स्पीड ये भी कर चुके हैं, ठीक है। चलिए जी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है हमारा एवरेज स्पीड। उसके बाद आ जाइए नई चीज़ पर अब आते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड बस 2 मिनट में बता दूंगा इसको मैं। हाँ जी, अगर फिजिकल वर्ल्ड की बात करी जाए तो हमें कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड बताने, कोई कैलकुलेट करने का कोई तरीका हमको नहीं पता था, जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे पास अगर स्कूटर है तो स्कूटर में भी ओडोमीटर होता है, हम बता देते हैं इतनी स्पीड पर चल रहे हैं। आजकल तो साइकिलें भी बड़ी फैंसी आ रही हैं, उसमें भी मीटर बना रहता है, उसमें भी पता चलता है भाई इतनी स्पीड पर चल रहे हैं। तो कैलोरी भी होती है, इतनी कैलोरी आपने बर्न करी, हार्ट रेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। टायर भी बहुत मोटे होते हैं, बड़ी अजीब अजीब सी साइकिलें। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या है? इंस्टेंट का मतलब होता है, इंस्टेंट का मतलब कि उसी पल में, उसी क्षण में आप बताओ कि स्पीड कितनी है, ठीक है। तो अगर आप स्कूटर पर बैठे हुए हो, पीछे आपका दोस्त बैठा हुआ है और उसको लग रहा है कि यार मेरी ना कैप उड़ने वाली है, कुछ ज़्यादा स्पीड हो रही है, तो वो एकदम से चुपचाप से झांक कर देख लेगा, वो कहता है भाई 80 पर चल रहा है, कम करना इसको। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है? वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इंस्टेंटेनियस का मतलब उस इंस्टेंट पर आपकी स्पीड कितनी है, ठीक है। अच्छा,
the speed of an object at any particular instant of time or at a particular point of its path is called the instantaneous speed of the object. It is given as, ये बताई कैसे जाती है, जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ, मैं इसका मतलब अभी बताऊंगा। आपको ये लिखना होगा v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, इट इज इक्वल टू dx बाई dt, इट इज इक्वल टू dx बाई dt। मैं इसका मतलब बताता हूँ अभी क्या है। ये जो x है ना, क्योंकि हम मोशन में स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं तो अभी हमने हवा में उड़ना शुरू नहीं करा, हम अगला चैप्टर भी मोशन में प्लेन है उसमें हवा में उड़ना शुरू करेंगे, उसमें आप पत्थर ही फेंकते रहोगे, ठीक है। अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम दिस हाइट, अ स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम दैट हाइट, यही चलता रहेगा उसमें, ठीक। तो पत्थरबाजी की बात करेंगे अगले वाले चैप्टर में, उसमें जो फेंका हुआ जो पत्थर है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वो कश्मीर में फेंकते हैं लोग पत्थर, वो आती रहती न्यूज़ में, तो वो जो फेंका हुआ पत्थर है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। फिजिक्स की भाषा में उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जो चीज़ आपने हवा में प्रोजेक्ट कर दी, फेंक दी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ मोशन है ना स्ट्रेट लाइन की, तो मेरे पास बस एक ही डायमेंशन होगी एक्स एक्सिस, मैं रोड पर चल रहा हूँ एक्स एक्सिस। तो आप ये देखिएगा कि डेल्टा एक्स क्या है, जब हम इंस्टेंटेनियस किसी एक उसी पल में मैं स्पीड देख रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि भाई मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं चेक कर पा रहा हूँ। तो मेरे को किसी ने बोला भाई स्पीड बता, तो मैंने एकदम से स्पीड देखी अपने मीटर में, तो जरा सा जितनी देर में उसने बोला और जितनी देर में मैंने देखा उसमें हो सकता है कि मैं आधा मीटर चलाऊँ, तो दैट आधा मीटर वो जो जरा सा डिस्टेंस है या 0.25 मीटर वो जो जरा सा डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा एक्स। तो डेल्टा इज यूज्ड फॉर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो डेल्टा एक्स ये हो गया। और जब उसने बोला कि भाई स्पीड बताओ जरा, आपने एकदम से देखा, तो अभी आपकी नज़र सामने थी, आपने एकदम से नीचे देखा मीटर में स्पीड, तो जितनी देर आपको पलक को नीचे करने में, आँख को नीचे करने में लगी, ठीक है, वो जरा सा टाइम, तो वो जरा सा टाइम क्या हो सकता है, हो सकता है 0.1 सेकेंड, हो सकता है 0.2 सेकेंड में आपने झट से देखकर बता दिया हो, तो वो जो जरा सा टाइम है दैट इज कॉल्ड डेल्टा टी। और डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए ये भी लिख दिया गया कि लिमिट, लिमिट का मतलब क्या है, ये लिमिट डेल्टा टी, और ये जो एरो लगाते हैं इसको बोलते हैं बेटा टेंड्स टू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि वो टाइम इतना कम है कि आपको बोला कि स्पीड बता, आपने एकदम से देख लिया, तो वो टाइम इतना कम है कि उसको लगभग 0 के बराबर माना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वो 0 के बराबर नहीं होगा। एग्जैक्टली 0 के बराबर रख दिया तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा 0, यानी कि पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ये डेफिनेशन होती है, आपको ये लिख कर दिखा देना, लिमिट क्या होता है, ठीक है, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 क्या होता है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये सब कुछ आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो dx बाई dt हो जाता है। मतलब क्या है कि जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट का x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन दे रखा होगा उसको आप बस टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और बता दीजिए कि ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए जब भी हमसे कहा जाएगा तो हमारे लिए जो नई वेलोसिटी है जो हम इस चैप्टर में निकालेंगे दैट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। ठीक, इतना करिएगा बस, ये पेज नंबर 6 तक आप कर लीजिएगा। टोटल मैंने आपको 10 पेजेस भेजे हैं और मैं इसकी हार्ड कॉपी मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो सैटरडे तक या फिर मंडे तक मैं प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। इतना पढ़ लीजिएगा और ऐसे ही आराम से ही पढ़ देंगे, इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ लर्न करना होगा, ठीक। बाकी अगली क्लास में करते हैं।